अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब 5 दिन तवील दौरे पर जनाब लंदन पहुंच गए हैं। बरतानिया का वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनके बरतानिया लैंड होते साथ ही यहाँ पर बहुत सारे जो है ना लोगों को वो कहते हैं बौंतर गए ने पिसू पै गए कि यार है की हो गया, क्योंकि यकीनी तौर पर अगर वो बरतानिया में गए हैं तो उसके बाद ये खबर गर्म होना भी तयशुदा है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वहाँ पर मौजूदगी किसी न किसी हाई लेवल राब्ते तक पहुँच सकती है। और अगर वो राब्ता हो जाता है, अगर वो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर कोई ना कोई राब्ता हो जाता है लंदन में जो है वो इवन फील्ड में रिहाइश पजीर लोगों के साथ, तो फिर यहाँ पर तो हलचल मचना बनती है, क्योंकि इसके नतीजे के अंदर जो एक नई पॉलिटिकल या एक नया सिनेरियो पाकिस्तान में डेवलप हो सकता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कतई नज़र इस बात की हकीकत को जाने हुए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब बरतानिया क्या करने गए हैं, उनके दौरे के अगराज़ व मकासद क्या हैं, उसके ऊपर हम ना सिर्फ तनकीद करना शुरू कर देते हैं बल्कि एकदम हम कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेके आ जाते हैं जिसका बज़ाहिर हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। क्योंकि जहाज़ को तो लैंड होने तो देना, उसके बाद उन्होंने यकीनी तौर पर जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाकर क्याम करना है। लेकिन उससे पहले ही अगर हम यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को उड़ाना शुरू कर देंगे, बेपर की उड़ाना शुरू कर देंगे, या अगर उसके अंदर कोई लॉजिक को सेंस बनती है तब भी उड़ाना शुरू कर देंगे, तो वो दौरा जिस मकसद के लिए किया जा रहा है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़तरात लाहक हो जाएंगे। और मौजूदा हालात में इस इशू के ऊपर ज़रा बात करने से थोड़ा सा एहतियात करनी ही चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बिल जो है वो तैयार किया गया है और उसको अब फेडरल कैबिनेट के अंदर पेश किया जाएगा। और इस बिल में इस बात को ख़ास तौर पर मेंशन किया गया, यानी हुकूमत के हाथ में एक ऐसा हथौड़ा आने वाला है जिसके ज़रिए वो किसी के भी सर को फोड़ सकती है, और इसके नतीजे में उनको किसी भी बंदे को गिरफ्तार करने के लिए कोई वारंट दरकार नहीं होंगे। वो जुर्म चाहेंगे जाके चुक लेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाएगा जिस पर कम से कम 5 साल की कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और इस कानून की रोशनी में जो 2 इदारे हैं जिनको मुकद्दस गाय का दर्जा दिया गया है, या ये यूं कहिए कि उन 2 इदारों के ऊपर किसी भी तरीके से उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, उन पर तनकीद नहीं की जा सकती या उनको रिडिकूल नहीं किया जा सकता, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रेंड्स नहीं चलाए जा सकते। उसमें एक है पाकिस्तान की फ़ौज और दूसरी है पाकिस्तान की अदलिया। और पाकिस्तान के अंदर इन दोनों ही इदारों के इर्द गिर्द ही सारा काम घूमता है। अगर आपने फ़ौज के हक़ में या मुखालफत में बात करनी है, उनकी पॉलिसीज़ के हक़ में या मुखालफत में बात करनी है, तो इसी तरीके से जुडिशरी है जो आपके सामने आती है, उसके फ़ैसलों के ऊपर या वहाँ पर होने वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके ऊपर आपको बात करना ही करना होती है। लेकिन अब ज़रा बच के, ज़रा एहतियात के साथ, क्योंकि जो बिल वज़ारत दाखिला की खुसूसी जो है दरख्वास्त के ऊपर लॉ मिनिस्ट्री ने बनाया है, यानी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बनाया है, उसके ऊपर अब जो है ये बात जो है उसको वाज़े करने की या शिकंजा जो है वो टाइट करने की कोशिश की जा रही है उन तमाम लोगों को ऊपर जो ये बेपर की उड़ाएंगे। और इसीलिए ये जो खबर जिसका मैंने आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, दिल तो मेरा ये कह रहा है कि जनाब इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, चाहे वो बराह रास्त हो या बिलवास्ता, क्योंकि हाई लेवल के ऊपर जहाँ पर भी ये राब्ते, मुलाकातें या कुछ भी चीज़ें होनी होती हैं उसके लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, उसके लिए कोई बाज़ाब्ता तौर पर ढोल नहीं बजाए जाते कि ਅਸੀਂ मिलन चलें, इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। ये मुलाकातें अमूमी तौर पर जो है पर्दे के पीछे होती हैं, खुफिया तौर पर होती हैं और किसी को इसकी कानो कान खबर भी नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद ये जो सीना गज़ट है या जैसे ही ये वो जो होने वाली गुफ्तगू है वो जो लीडरान हैं वो अपने अपने हल्का अहबाब के अंदर करते हैं, वो अपनी पार्टी में करेंगे, वो अपने कोर कमांडर्स की मीटिंग में करेंगे या अपने लोगों के साथ करेंगे, तो फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आगे डेवलप होना शुरू होती हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन निकलना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा बहुत कम होता है कि जनाब मुलाकात शुरू होते ही लोगों को पता चल जाए कि मुलाकात हो रही है। जिस तरीके से अब मुझे याद है आज परवेज़ मुशर्रफ साहब का चूँकि इंतकाल भी हुआ है, तो जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मुलाकात होनी थी परवेज़ मुशर्रफ साहब की, तो ये भी निहायत एक खुफिया तरीके से ये एक मुलाकात को अरेंज किया गया था। परवेज़ मुशर्रफ साहब वहाँ पर खुफिया तौर पे पहुँचे थे, बेनज़ीर साहिबा वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन इस बात की खबर अचानक लीक हो गई डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की तरफ से।
जो उस वक्त मेरा ख्याल है कि एयरवे में काम करते थे, और उन्होंने बाई चांस इस सारा ये जो सिनेरियो है उनके सामने आ गया, और फिर उन्होंने लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग शुरू कर दी कि जनाब वो पहुंच गए हैं, वो वहाँ पर बैठ गए हैं, उनकी मुलाकात शुरू हो गई है। मुलाकात इतनी देर जारी रही, रहमान मलिक साहब इस मुलाकात में मौजूद थे। कहने का मतलब ये है कि इस एक मुलाकात के अलावा जो बेनज़ीर साहिबा की परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हुई थी, इसके अलावा अमूमी तौर पर मुलाकातें, ऐसी मुलाकातें फौरी तौर पर मंजर आम पर नहीं आया करती, चाहे वो मुलाकातें हुई हों। लेकिन चूँकि यहाँ पर हर एक चीज़ को प्रोपगेट करने की एक रवायत डेवलप हो चुकी है, ख़बर फौरी तौर पर गर्म हो जाती है, सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ ट्वीट्स होना शुरू हो जाते हैं, पोस्टें लगना शुरू हो जाती हैं बगैर किसी सर पाँव के। हकीकत यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मामलात पर बरतानवी हुकाम से तबादला ख्याल करने गए हैं लंदन, और जनरल आसिम मुनीर साहब को दौरे बरतानिया की दावत बरतानिया की वजारत दिफा की तरफ से दी गई थी। ये 5 दिन का उनका दौरा है, और इस दौरे के दौरान जनरल आसिम मुनीर साहब 5वीं यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस 5 से 8 फरवरी तक वुल्टन पाक में होगी, और इस कॉन्फ्रेंस का मौजू जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफियाई सियासत और दीगर चैलेंजेस की वापसी है, जिसके अंदर यकीनी तौर पर जो पोस्ट जो है अमेरिका से अफ़गानिस्तान, अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला है, उसके बाद की सूरत हाल से यकीनी तौर पर जोड़ा जाएगा, और चूँकि अब इसके असरात पाकिस्तान पर आ रहे हैं, इसको भी जोड़ा जाएगा। अब एक जानिब तो ये हकीकी सूरत हाल है, लेकिन सोशल मीडिया यकीनी तौर पर अपने ही तौर पर चल रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे असरात हमें नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बौंतरे फिरते हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बल्कि इस बात का एतराफ़ परवेज़ खटक साहब ने आज नौशहरा में किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कदावर लीडर हैं। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी सियासत किस रुख पर चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि शेख रशीद को क्यों गिरफ्तार किया गया। भाई सबको पता है कि क्यों गिरफ्तार किया गया, आपको समझ नहीं आ रही तो इसमें हमारा क्या कसूर है। लेकिन आपको इस बात की ज़रूर समझ आ रही है, और इस बात का आप इजहार भी कर रहे हैं कि लंदन में सियासत गर्म होने जा रही है, लंदन के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है, लंदन में बैठकर पाकिस्तान की डोरें हिलाई जा रही हैं। अब इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जाके जोड़ रहे हैं जनरल साहब के दौरे से, जिसका हकीकत के साथ, जिस तरह मैंने भी आपके साथ गुजारिश की, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनके सर पे ये तलवार लटक गई है, वो बंद गए हैं बेचारे अब ना इस टिकटकी के ऊपर कि यार साडा की होना है। अगर ये मुलाकात हो गई, अगर वहाँ पे कोई वादे वहीद हो गए, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी निकल आई जो हमारे गले का फंदा बन गई, तो फिर हम क्या करेंगे। अब इस ये खबर निकलने के बाद, जैसे ही ये सुबह ये खबर आई, तो उसके बाद से सारे बौंतरे फिरे हैं, समझ नहीं आ रही कि जाना किस तरह। इमरान खान साहब ने अपना इजलास बुला लिया, और वहाँ पर जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने टिकटें किसको देनी है, वो ज़रा उनकी लिस्टें बना के लेके आए। अब उन्होंने अपनी एक कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिस तरह बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम इमरान खान साहब कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक जनाब, और बाहर अन्नी पड़ी हुई है कि पुलिस की 2 गाड़ियां आ गई हैं, एक वाटर कैनन आ गई है। अब इसका मतलब यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है। भाई ज़रूरी नहीं होता कि हर एक कार्रवाई जो है वो बता के की जाए। जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि गिरफ्तार करना है, और वो किस टाइम पे और किस तरीके से गिरफ्तार करेंगे। ये बेशक बाहर 500 बंदा नहीं 1000 बंदा भी खड़ा हो तो उन्होंने गिरफ्तार हो जाना है। लिहाजा इस तरह में खामखा जो है ना वो हाइप क्रिएट करने का फ़ायदा कोई नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मरीम नवाज़ ने आज फिर मुल्तान में जब उन्होंने अपना वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, तो एक मरतबा फिर दबे अल्फाज के अंदर कुछ लोगों का उन्होंने नाम लिया। और अलबत्ता ये ज़रूर है कि 5 के टोले में से जिसका उन्होंने जिक्र किया कि जनाब ये 5 का टोला है जिसने सांप को दूध पिलाया, और फिर इस सांप ने पाकिस्तान की सियासत को जो है वो अपने घेरे में ले लिया, और फिर इसको जकड़ बंद लगा दिया, ऐसा कि अब यहाँ से कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। उसको ना हुकूमत करना आती है, ना अपोजिशन करना आती है, क्योंकि उसको पहली मरतबा ना सिर्फ बेफैज़ हुआ है, बल्कि अब उसको फैज़ के बगैर सियासत करना पड़ रही है। लिहाजा ये जो 5 का टोला है, अब इस बात के लिए वो कमरों में घुस कर आंसू बहा रहा है कि यार हमसे ब्लंडर हो गया। भाई ब्लंडर हो गया, लेकिन अब इस ब्लंडर का जो नतीजा है वो बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की आवाम को। मरीम नवाज़ ने जो है यकीनी तौर पर देखें,
جو سیاستدان ہیں نا وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش حاصل کرتے ہیں. اب وہ یقینی طور پر یہ بات تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مہنگائی ہے یہ ہماری حکومت نہیں کر رہی. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے یہ ہماری حکومت نے کیا. بے شک ان کی حکومت نے کیا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر. بلکہ اگر آج آپ نے شہباز شریف صاحب کی تقریر دیکھی ہو جو انہوں نے آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی میں کی, وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہر ایک بک چیک کر رہا ہے, وہ ایک ایک دھیلا جو سبسڈی کی مد میں دیا جا رہا ہے وہ اس کا حساب مانگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بڑی کڑی اس مرتبہ وہ اپنی نگرانی رکھی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مریم نے براہ راست آئی ایم ایف کا ذکر نہیں کیا, لیکن انہوں نے اس بات کا ذکر ضرور کر دیا کہ آئی ایم ایف کے اس معاہدے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا جنوری میں گزشتہ سال, اس معاہدے کو تکمیل تک نہ پہنچانے یا اس معاہدے کو خود عمران خان صاحب کے ہاتھوں توڑے جانے کے بعد پاکستان کے عوام یا پاکستان کی حکومت ڈسکریڈٹ ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس حکومت پر کیسے اعتبار کریں کہ جو اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہتی, جو کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. ایسی حکومتوں پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے, نہ ہی ایسی حکومتوں پر ہم کوئی وہ جو ہے زیادہ دار و مدار رکھ سکتے ہیں. اب اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نیگوشیٹ کرنی ہے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو ہم کہیں گے, اسے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونے دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شکنجہ اس مرتبہ ٹائٹ ہے, اور جب شکنجہ ٹائٹ ہوگا پھر یقینی طور پر جو ہماری اشرافیہ ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو تو نہیں پتا کہ ادرک 600 روپے کلو ہے یا لہسن 600 روپے کلو ہے یا پیاز 250 روپے کلو ہے یا آٹا 140 روپے مل رہا ہے یا چاول 340 روپے کلو ہے. انہیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انہوں نے کبھی جا کے آٹا چینی سبزی کو چیز مارکیٹ سے جا کے خریدی ہو تو ان کو پتا ہو نا. ان کو تو تحفے آ جاتے ہیں, یا انہوں نے خود ہی اپنے جو فارم ہاؤسز ہے اس میں سے چیزیں اگائی ہوتی ہیں, وہاں سے نکالتے ہیں ان تک پہنچ جاتے ہیں. ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو اگر 10-10 20-20 لاکھ روپے روز کا بھی خرچ کر دیں تو ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں سمندر میں سے ایک قطرہ نکل گیا کیا فرق پڑتا ہے. یہ چیزیں مجھے اور آپ کو افیکٹ کرتی ہیں, لیکن سیاستدانوں کے لیے ہر ایک چیز میں سے اپنے لیے پلس پوائنٹس نکالنا اور پھر اس کی ذمہ داری دوسرے پر فکس کرنا یہ بہت زیادہ آسان ہے. عمران خان بھی اگر آپ ان کی ہر تقریر کو دیکھ لیں تو وہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ موازنہ کریں کہ جناب اپریل کے اندر کیا تھا اب کیا ہے, لیکن وہ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے کہ فروری کے اندر میں نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑا تھا, میں نے بارودی سرنگیں بچھائی, میں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزیر خزانہ سے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ جناب ہم معاہدے کے اندر جو آپ نے ایک شک رکھی ہے ہم اس میں سے آپ کے تحت ہم آپ کے اپنے جو سرپلس اماؤنٹ ہے وہ ہم وفاق کے خزانے میں جمع نہیں کرائیں گے. تو خود ہی تو وہ کام کیے, لیکن چونکہ اب یہ سیاسی لڑائی لڑنی ہے, سیاسی انداز میں لڑنی ہے, لہٰذا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے, دوسرے کو گنہگار ثابت کرنا ہے. یہی عمران خان صاحب زمان پاک میں کرتے ہیں اور یہی مریم نواز نے ملتان میں کیا. البتہ جو رگڑا 5 کے ٹولے کو لگایا ہے وہ یقینی طور پر مزے کی بات ہے, اور خاص طور پر جو دھلائی کی ہے آنسوؤں والی, اوئے ہوئے 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 وہ تو کمال تھی. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا, مجھے یاد آ رہا ہے ان کا جملہ, کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا کچھ چندہ اکٹھا کرنا چاہیے اور ٹیشو پیپرز کے 1-2 ٹرک جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے چاہیے زمان پارک میں, تاکہ وہاں پہ جو ہر روز 2-2 گھنٹے کی قید کاٹنے کے بعد لوگ رو رہے ہوتے ہیں ان کی ذرا اشکشوئی کی جائے. ویسے زرداری صاحب کے لیے اس حوالے سے ہیٹس آف ہے کہ وہ مختلف حکومتوں کے اندر جیل میں رہے, لیکن کبھی کسی نے ان کے ماتھے پر شکن نہیں دیکھی ہوگی. ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ ہی سامنے آیا, اولدو کہ زبان کاٹ دی گئی دوران حراست. تشدد ہوا 3rd ڈگری کراچی میں ہوا, کراچی میں, لیکن بندہ اپنے اسی لیے نظامی صاحب نے نا ان کو مرد حر قرار دیا تھا. خیر ایشو یہ ہے کہ جو جس طرف ہم جا رہے ہیں نا اب, جہاں پہ ہم نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں اور اصل ایشوز کو کارپٹ کے نیچے رکھتے ہیں, یہ وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں ہمارا جو پورے کا پورا سوشل فیبرک ہے, ہمارا جو پورے کا پورا پولیٹیکل فیبرک ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. اور اگر یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے تو پھر آپ یقین جانیں کہ مجھے کچھ زیادہ بہتر صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور جس طرح کی یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں کہ جناب آواز ہی گھونٹ دی جائے, پرانا یہ نا ویسے
पुराना तरीक़ा कार है ये। आपको याद है कि पीका जो है कानून पहले जो है नवाज शरीफ साहब के दौर में बना, फिर फवाद चौधरी साहब पीका करते रहे, उन्होंने उसको और ज़्यादा लीथल बनाने की कोशिश की। अब ये आ गए हैं, इन्होंने कहा कि जनाब हमने डेफेमेशन जो है वो नहीं होने देनी आर्मी और जुडिशरी की, लेकिन उस चक्कर में मेरे जैसे लोग फंसेंगे, गरीब आदमी फंसेगा जो अपनी तरफ से जो कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं वो बताने की कोशिश करता है। वो लोग कहेंगे जनाब आपने तो डिफेम करने की कोशिश किया। भाई आप नहीं सीधे होना, खुद गलतियां नहीं करने से बाज आना, खुद वही सारी चीज़ें करनी हैं, लेकिन इल्ज़ाम आ जाएगा दूसरों के ऊपर। अब आसिम मुनीर साहब गए हैं लंदन में, देखें अब वहाँ पे वो कौन सा चंद चढ़ाते हैं। अलबत्ता ये तो ज़रूर है कि ये जो ख़बर गर्म है नवाज शरीफ साहब के साथ के हवाले से, देखना यह है कि ये ख़बर जो है वो हकीकी मानों में दुरुस्त साबित होगी या फिर एक मरतबा फिर ये PTI का फलूका ही निकलेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।